दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल एन के 606 पीजी मॉडल आईसी के बारे में, जो कि एक 7 पिन की आईसी होती है। उसके बारे में बात करेंगे। ये फिजिकल तौर पे अगर आप आईसी देखोगे तो ये 7 पिन की होती है, यानी ये 7 पिन की आईसी है। लेकिन डाटा शीट के हिसाब से ये 8 पिन की काउंट की जाती है। यानी जब भी इसका डाटा शीट देखेंगे तो उसके अंदर जो पिन डिटेल बनी होगी वो 8 पिन की होगी, लेकिन फिजिकल तौर पे ये जो है 7 पिन की आईसी है। फिजिकल मीन जब इसका हार्डवेयर हम देखेंगे तो उसके ऊपर 7 पिन होगी, यानी 3 पिन एक साइड है और 4 पिन एक साइड है। तो ये टोटल 7 पिन की है। लेकिन जब इसका डाटा शीट हम चेक करेंगे तो उसके अंदर इस डाटा शीट के मुताबिक इसकी 8 पिन को काउंट किया जाता है, यानी 8 पिन के अंदर इसकी पिन डिटेल बनाई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एल एन के 606 पीजी मॉडल, जो कि एक पॉपुलर आईसी है, जो कि एसएमपीएस के अंदर और अडाप्टर सेक्शन, जहां स्विचिंग सेक्शन और पावर सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली आईसी है ये। क्योंकि इस आईसी का मेन पर्पस यही है कि जब इस सर्किट को इसके अंदर लगाया जाता है तो ये सर्किट के अंदर जो स्पेस होती है, जो सर्किट के अंदर स्पेस होती है, इसे लगाने के कारण जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा मॉसफेट नहीं लगाना पड़ता, एक्स्ट्रा कोई ट्रांजिस्टर या एक्स्ट्रा कोई कैपेसिटर बहुत ही कम यूज होते हैं इस आईसी को यूज करने के लिए। तो आज हम का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक रहेगा एल एन के 606 पीजी मॉडल। तो इस टॉपिक के लिए हमारे पास एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है सरोज कुमार। इन्होंने लिखा है एल एन के 606 पीजी मॉडल के बारे में बताइए, इसकी वर्किंग किस तरह होगी, टेस्टिंग किस तरह होगी, पिन डिटेल किस तरह होगी। तो सरोज कुमार जी, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल एन के 606 आईसी, जो कि पीजी मॉडल के अंदर आता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी वर्किंग, उसकी टेस्टिंग, उसकी पिन डिटेल और उसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है, और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट के अंदर ये आईसी अवेलेबल नहीं होती है तो इस जगह पे और कौन सी आईसी हम लगा के सर्किट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, उसका हम आज पूरा डाटा शीट और वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल करेंगे। तो सरोज कुमार जी, आज का जो हमारा टॉपिक है एल एन के 606 पीजी मॉडल आईसी, जो कि एक पावर सेक्शन के अंदर यूज की जाती है। जैसे हमारी कंप्यूटर की एसएमपीएस होगी या हमारा अडाप्टर सेक्शन होगा, जहाँ स्विचिंग सेक्शन, उसके अंदर सबसे ज्यादा 606 आईसी यानी एल एन के जो मॉडल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। टॉपिक शुरू करते हैं, एल एन के 606 पीजी मॉडल आईसी। तो सबसे पहले होगा इसका हार्डवेयर, ताकि आपको हार्डवेयर पता लगे कि आईसी ये फिजिकल तौर पे किस तरह होती है और इसको हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये कौन सी मॉडल की आईसी है। तो आपके सामने ये आईसी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर नंबर सबसे पहले मेंशन किया जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है एल एन के 606 पीजी मॉडल। तो आप ये हार्डवेयर देख सकते हैं कि इसके ऊपर सबसे पहले इसका नंबर मेंशन किया गया है, जो कि एल एन के 606 पीजी लिखा हुआ है। मीन्स ये एल एन के मॉडल के अंदर आती है, जो कि एक 606 पीजी मॉडल है, और ये ऑफलाइन स्विचर आईसी की कैटेगरी के अंदर आती है। मीन्स जब इस आईसी को हम सर्किट के अंदर लगाएंगे और जब इस आईसी को पावर दी जाएगी तो ये डायरेक्टली आईसी ऑन हो जाएगी। कोई भी आपको इसको सर्किट को क्लॉक या कोई ट्रिगर देने की जरूरत नहीं होती। जब भी ये सर्किट के अंदर लगेगी, जैसे इसको पावर दी जाएगी, डायरेक्ट टू स्टार्ट है, यानी सॉफ्ट स्टार्ट, यानी ऑटोमेटिकली आईसी स्टार्ट हो जाएगी और आगे आउटपुट देना शुरू कर देगी। और बेसिकली इसके अंदर ऑप्टो कपलर जो आईसी होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता इस आईसी के साथ, क्योंकि इसके अंदर खुद का एक फीडबैक सेक्शन बनाया जाता है और बाईपास सेक्शन भी बनाया जाता है, जो कि हम प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्ट लेके इसको ऑपरेट करवाते हैं। सबसे पहले इसका हार्डवेयर था वो आपके सामने मैंने दिखा दिया है कि ये जो आईसी है एल एन के 606 पीजी, इसके ऊपर लिखा होगा, और इसकी जो एक तरफ 3 पिन होगी और दूसरी तरफ 4 पिन होगी। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसका डाटा शीट क्यों मेंशन किया जाता है, क्योंकि ये फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की आईसी है, लेकिन डाटा के हिसाब से इसको 8 पिन में काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो
जिस तरफ ये डॉट लगाया जाता है वो होती है इसकी 1 नंबर पिन। तो ये है यहाँ पे 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन, और यहाँ पे जो पिन नहीं होती उसको बोला जाता है 3 नंबर पिन, और उसके बाद 4 नंबर पिन। 4 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। जब इसका हम डाटा शीट चेक करेंगे तो उसके अंदर मेंशन की जाएगी 8 पिन, लेकिन फिजिकल तौर पे हम इस आईसी को देखेंगे तो ये होगी 7 पिन की आईसी। तो ये है LNK 606 पीजी मॉडल आईसी। ठीक है जी। अब बात करेंगे इस आईसी की पिन डिटेल क्या होगी, किस तरह इसकी पिन डिटेल बननी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पिन डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं जो पिन नंबर 1 होगी इसकी, ये पिन नंबर 1 है, ये होगी फीडबैक की पिन। पिन नंबर 2 बाईपास की। पिन नंबर 3 इसके अंदर फिजिकल तौर पे नहीं होती। पिन नंबर जो 4 है इसकी वो है ड्रेन की पिन, यानी जहां से वोल्ट यानी डाटा पास आउट होना है। पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सभी सोर्स की पिन होती है। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल जो कि पी और जी मॉडल के अंदर आती है। पी मॉडल मीन जो कि डिप 8C के मॉडल के अंदर आती है, और जी पैकेज SMD 8C पैकेज के अंदर आती है। तो इसके अंदर जो जी पैकेज होता है ये SMD कैटेगरी के अंदर होता है। जिस तरह हमारा जो चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर लगने के लिए ये आईसी होती है, और जो डिप टाइप 8C मॉडल होता है ये हमारे एनालॉग जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। और एक आती है डी टाइप की आईसी जिसके अंदर जो SO8C जो होती है ये भी एक चिप आईसी होती है जो कि चिप कंपोनेंट के अंदर यूज की जाती है। तो इसकी भी पिन डिटेल बिल्कुल सेम है। तो इस आईसी की पिन डिटेल देख सकते हैं, 5 से लेकर 7 पिन सोर्स पिन है, यानी जो इंटरनल तौर पे इसके अंदर मॉसफेट लगाया जाता है उसके अंदर जो मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स पिन होती है, तो जो सोर्स पिन है मॉसफेट की वो पिन नंबर 5, 6, 7, 8 के साथ जुड़ी जाती है, और पिन नंबर जो 4 है इसकी वो ड्रेन पिन के साथ जुड़ी जाती है, यानी पिन नंबर 4 के साथ ड्रेन पिन जोड़ी जाती है। पिन नंबर 1 फीडबैक है। पिन नंबर जो 2 है वो बीपी और एम की पिन, बीपी मीन बाईपास और एम मीन मल्टी फंक्शन की ये पिन होती है। तो इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल है। और अब बात करेंगे आगे सर्किट के बारे में। इंटरनल आईसी के अंदर जाते हैं, ये देख सकते हैं इस आईसी के अंदर बेसिकली 5 पिन जो होती है काम करने वाली है। कौन कौन सी है? एक तो है ड्रेन पिन। ड्रेन पिन क्यों बोला गया? ये लगा यहाँ पे इंटरनल इसके अंदर मॉसफेट लगाया गया। जब भी हम आईसी UC 3842 या 3845 यूज करते हैं तो उसके अंदर इंटरनल तौर पे क्या होता है, मॉसफेट नहीं होता। जब भी हम उसको उससे हमने अब स्विचिंग करवा के आगे SM ट्रांसफार्मर को ऑन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मॉसफेट चाहिए, जिसके हम 2N60 यूज करते हैं, 4N60 यूज करते हैं, 10N60 यूज करते हैं, 10N65 यूज करते हैं। तो उसके लिए अलग से मॉसफेट लगाना पड़ता है, लेकिन इस आईसी के अंदर ही मॉसफेट लगाया गया है। ठीक है जी। तो इसके अंदर इसीलिए इसकी पिन का थोड़ा सा बायोग्राफी बदल जाता है, जिसके अंदर ड्रेन आ जाता है, सोर्स आ जाता है, फीडबैक आ जाता है, बाईपास आ जाता है। तो ये फीडबैक सिग्नल आए तो ये अलग अलग पिन बन जाती है। इसके अंदर जो मॉसफेट है इसका जो ये देख सकते हैं ड्रेन पॉइंट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये गेट है इसका मॉसफेट का, ये देख सकते हैं ये गेट या ड्रेन और सोर्स। जब ये ड्रेन पॉइंट है इस ड्रेन पॉइंट से बाहर निकाला गया तो इसको बोलता है डी की पिन, यानी ये डी की पिन मीन ड्रेन की पिन मीन ये आउटपुट पिन है। और उसके बाद ये एस की पिन, एस की मीन सोर्स की पिन है। तो मॉसफेट की एस और डी पिन होगी मीन सोर्स और ड्रेन होगी। अब जो गेट है तो गेट को चलाने के लिए ये यहाँ पे ड्राइवर लगाया गया है। तो एक तरह के ये ड्राइवर 4 सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले जो इनपुट वोल्ट आया उस पर, नंबर दूसरा फीडबैक वोल्ट, नंबर तीसरा इसके ऊपर जो है इसका थर्मल सिस्टम मीन्स ओवर वोल्ट यानी ये ओवर हीट हो रहा है उस समय का काम, और एक ऑटो रीसेट का काम। तो ये 4 सिग्नल के आधार पे ये ड्राइवर इसका काम करता है। अगर ये चारों सिस्टम इसको प्रॉपर मिलते रहेंगे तो यह ड्राइवर सिस्टम आगे गेट को वोल्ट देता रहेगा, जिससे ये इंटरनल तौर पे जो इसका मॉसफेट लगा हुआ है वो ऑन रहेगा, जिससे हमें ड्रेन पिन से वोल्ट पास आउट होते रहेंगे। लेकिन ड्रेन पिन से जो वोल्ट पास आउट होंगे वो लगभग 650 से लेकर 750 वोल्ट तक होते हैं, हाई वोल्ट। वो यही स्विचिंग जो हाई वोल्ट होते हैं हम SM ट्रांसफार्मर को देते हैं, जिससे SM ट्रांसफार्मर ऑन होके आगे सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज को पास आउट करता है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा इसका फंडामेंटल है। तो अब बात करेंगे इसके जो इंटरनल के अंदर कौन कौन सी ऐसे सेक्शन लगे हैं
जिसके कारण ये आईसी अच्छी भी है, बढ़िया भी है, ऑटोमेटिक भी स्टार्ट होती है, शॉर्ट सर्किट के लिए भी काम करती है, और ओवर टेम्परेचर के अंदर किस तरह ये शट डाउन हो जाती है उसके बारे में। तो इसके अंदर इस आईसी के छोटे से एक डिवाइस के अंदर कितने सेक्शन बनाए जाते हैं इसको भी हमें देखना होगा। तो सबसे पहले बाईपास के लिए, तो बाईपास के लिए बिल्कुल सिंपल है। बाईपास मीन्स जो इसके ऊपर हम सिग्नल देंगे उसका ग्राउंड सिग्नल इस पे आना चाहिए, तभी ये बाईपास वोल्टेज कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्यों बाईपास किया जाता है? क्योंकि इसके इंटरनल तौर पे एक रेगुलेटर सिस्टम लगा होता है जो कि 6 वोल्ट के आधार पे काम करता है। उस 6 वोल्ट को ड्रॉप आउट करने के लिए जब वो मिलने लग जाएंगे तो आगे ये ड्रेन के लिए काम में वोल्ट करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर आईसी के अंदर खुद के वोल्ट तो होने चाहिए ना इस पूरे सेक्शन को ऑन करने के लिए। तो उसके अंदर इंटरनल तौर पे इसके रेगुलेटर सिस्टम बनाया गया जो कि 5 से 6 वोल्ट के अंदर होता है। ये देख सकते हैं रेगुलेटर सिस्टम बना हुआ है जो कि 5 से 6 वोल्ट के अंदर होता है, और कंट्रोलिंग के लिए एक जीनर डायल लगाया जाता है 6.5 वोल्ट के लिए। तो ये जीनर डायल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इंटरनल हिस्से में अगर इससे ज्यादा वोल्ट बढ़ जाएंगे तो ये ऐसी खराब हो सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जीनर का प्रयोग किया गया जो कि 6.5 वोल्ट का होता है। ठीक है जी, ये इंटरनल हिस्सा है। अब बात करेंगे इसके अंदर और क्या क्या सेक्शन बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो रीसेट का ऑप्शन है। तो ऑटो रीसेट मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब भी आप फीडबैक सिग्नल पे शॉर्ट सर्किट का कोई भी मैसेज आएगा, इसे मीन्स आउटपुट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो तुरंत ये आईसी पूरे जो ड्रेन पॉइंट पे जो वोल्ट ये 600 से लेके 650 से 700 करीब जो पास आउट कर देती है वोल्ट, वो बिल्कुल ऑफ कर देगी। जब भी ये वोल्ट ऑफ करेगी तो क्या कंडीशन होगी कि वोल्ट हमारे एसएम पे जाएंगे नहीं, एसएम पे नहीं जाएंगे तो वो सेकेंडरी में पास आउट नहीं होंगे, पास आउट नहीं होंगे तो फीडबैक पे शॉर्टिंग का मैसेज नहीं आएगा। अब जब तक वो वहां पे शॉर्ट सर्किट रहेगा तब तक ये यहाँ से वोल्ट पास आउट नहीं करेगी। जैसे ही आपने वो शॉर्टिंग हटा दिया तो ऑटो रीसेट यानी ऑटोमेटिकली आईसी ये ऑन हो जाएगी। इसको आपको किसी भी क्लॉक देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, आगे वोल्ट पास आउट करना शुरू कर देगी और आपका सर्किट फिर से शुरू हो जाएगा चलने की। तो ये भी इसके अंदर खासियत है। उसके बाद है थर्मल शटडाउन सिस्टम। थर्मल शटडाउन सिस्टम का मीन्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आईसी ये जो हमारी है ये 10 वाट के लिए बनाई गई है। अब ये इसके ऊपर जो लोड लगाएगा वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, वो आपने लगा दिया 11 वाट का या 12 वाट का, तो वो लोड तो एक बार चला देगी। जैसे ही लोड चलाती जाएगी तो खुद आईसी ओवर हीट होना शुरू हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आईसी के अंदर खुद का एक सेफ्टी सिस्टम लगा है जिसे बोलते हैं थर्मल शटडाउन सिस्टम। तो वो क्या करेगा, उस टेम्परेचर को एक्सेस करेगा, उसे मालूम हो जाएगा कि मेरा ये टेम्परेचर है इस आईसी का इस वोल्ट से ज्यादा, इस कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये ऑटोमेटिक आईसी शट डाउन कर देगी। और शट डाउन होते ही जो ड्राइवर सेक्शन है, ये देख सकते हैं थर्मल सेक्शन बिल्कुल ड्राइवर जो होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही थर्मल सिस्टम का उसका सिग्नल गया तो वो ऑटोमेटिकली मॉसफेट को जो गेट पे वोल्ट देना बंद कर देगा, मींस ड्रेन पॉइंट से वोल्ट बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब इसके गेट पे सिग्नल नहीं जाएगा तो ड्रेन पे सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा, तो ड्रेन भी ऑफ हो जाएगा। ड्रेन के साथ क्या जुड़ा होता है हमारा एसएम ट्रांसफार्मर, वो आगे मैं सर्किट में करवाऊंगा आपको। तो ड्रेन के साथ क्या जुड़ा होता है एसएम ट्रांसफार्मर। तो जब वो एसएम ट्रांसफार्मर जुड़ा होगा तो वो एसएम ट्रांसफार्मर भी ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने के बाद जब प्राइमरी वाइंडिंग पूरी की पूरी ऑफ होगी तो सेकेंडरी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इस तरह ये थर्मल सिस्टम इसका काम करता है। तो इसके अंदर ओसिलेटर सिस्टम बना ही होता है जो कि ये, क्योंकि ओसिलेटर के बगैर ये ऐसी काम नहीं कर सकती। तो ये कुछ इसके फीचर हैं जो मैंने आपको बताए। तो इस आईसी के अंदर कौन सा मॉसफेट लगा होता है ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से सेक्शन बनाए गए हैं, कौन कौन से रेगुलेटर सिस्टम बनाया गया, फीडबैक और सोर्स पिन, बाईपास पिन, रेगुलेटर और ड्रेन पिन। तो ये इंटरनल आईसी का। अब बात करें थोड़ा सा इसका जो है सर्किट आगे, इसको हम सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज करते हैं, कौन कौन सी पिन का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट का ध्यान रखना चाहिए जब भी ये खराब होती है, कौन कौन से कंपोनेंट हमें चेक करने चाहिए उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं। तो ये एक जो हमारी 606 आईसी से लेके 606, 602 सॉरी 606, 605, 604, 603 और उसके बाद 11, 12, 13, 612, 612, 13,
614, 615 ये आईसी सभी सेम आईसी है, आप एक दूसरी की जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे मैं इसके अल्टरनेटिव नंबर बता दूं आपको पूरी लिस्ट। तो अब देखते हैं इसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है। अगर कोई फॉल्ट आता है तो कौन कौन सी कंपोनेंट हमें चेक करने चाहिए, और इसके ऊपर फीडबैक सिग्नल, बाईपास सिग्नल, ड्रेन के वोल्ट किस तरह मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस सर्किट को यानी इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए हमें चाहिए होता है मेन वोल्ट, जो कि हमें किस तरह दिए जाते हैं इस आईसी के ऊपर उस पर डिस्कस करेंगे, और एसी इनपुट को किस तरह डीसी में कन्वर्ट करके आगे इस सर्किट को दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये बात है कि ये आईसी को वोल्ट जो चाहिए वो डीसी चाहिए, एसी पे लगाओगे डायरेक्ट तो ये आईसी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास है एसी वोल्ट। एसी वोल्ट 220 वोल्ट यानी कम से कम 180 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट की आप एसी सप्लाई से दे सकते हैं, क्योंकि ये स्विचिंग सप्लाई है, स्विचिंग आईसी होती है तो ऑटोमेटिक वोल्ट को एडजस्ट कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले एसी सप्लाई दी जाएगी, और एसी को 4 डायोड लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफाई का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ब्रिज के अंदर 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है, 2 रिवर्स वाइसिंग, 2 फॉरवर्ड वाइसिंग। रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब है कि 2 डायोड उल्टे लगाए जाएंगे एसी की दिशा में, और 2 डायोड सीधे लगाए जाएंगे एसी की दिशा में, ताकि हमें उनसे डीसी सप्लाई प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे ये 4 डायोड लगाया गया, जिसका नंबर है 4060 डायोड, जो कि 1000 वोल्ट तक का वोल्टेज को पास आउट कर सकते हैं और 5 एम्पियर तक पास आउट कर सकते हैं। तो इस पे 4 डायोड लगाया गया, 2 रिवर्स वाइसिंग, 2 उल्टे डायोड, 2 सीधे डायोड। तो जो सीधे डायोड लगाए गए यहाँ पे पॉजिटिव पास आउट होगी, जो उल्टे डायोड लगाए जाते हैं वहां पे नेगेटिव सप्लाई पास होगी। तो ये पूरी सप्लाई क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई मिली है पूरी जितनी है। अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सप्लाई दी है 200 वोल्ट के करीब, तो यहाँ पे 200 वोल्ट ही है भाई मेरे, ठीक है जी, यहाँ पे 200 वोल्ट ही। अब इस वोल्ट को 200 वोल्ट अगर मैं डायरेक्ट आईसी पे दूंगा तो आईसी खराब हो जाएगी। तो इस वोल्ट को कम करने के लिए सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डीसी के अंदर हम कर सकते हैं, वो होती है रजिस्टर। तो रजिस्टर का क्या काम होता है कि हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो सर्किट के मुताबिक जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी वोल्ट उसको मिल सके। तो रजिस्टर की नॉलेज आपको सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर रजिस्टर की नॉलेज कम है ना आपको, तो सर्किट को आपको ऑपरेट करवाने में, रिपेयर करने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने देसी से देसी भी तरीका, मैंने रजिस्टर का फार्मूले के लिए पूरे टॉपिक मेरे कम से कम 20 ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल देसी से देसी तरीका मैंने लगा के रजिस्टर की वैल्यू निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है, ताकि हर एक आदमी जिनको मतलब, क्योंकि जो रिपेयर करते हैं वो उनको एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो इस लाइन में है, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, काम कर रहे हैं वो रिपेयर का, लेकिन फार्मूला ना होने की वजह से थोड़ा सी मुश्किल आती है। वो सिर्फ रजिस्टर का एक कलर देखते हैं, सेम कलर की वो रजिस्टर उस पर लगा देते हैं, लेकिन कई बार रजिस्टर की वैल्यू को कम ज़्यादा भी करना पड़ता है ताकि सर्किट को ऑपरेट करवाया जा सके। तो मैंने रजिस्टर के फार्मूले डाल रखे हैं। तो अब देख सकते हैं इसके ऊपर, इस ड्रेन पॉइंट के ऊपर 2 वैल्यू यहाँ पे, एक तो ये लगाई गई है 300 ओम की और एक 470 की, और ये एक पीएफ लगाया गया। ये हमारा शंट सर्किट कि जब भी इसके अंदर स्विचिंग जाए और डिस्चार्ज हो जाए तुरंत, ताकि दूसरा सिग्नल इस पे आ सके। तो इसकी वैल्यू को कंट्रोल करने के ये 2 रजिस्टर लगा के ड्रेन पिन पे दिए गए, लेकिन ड्रेन पिन से डायरेक्ट जा रहे हैं उसी पिन के ऊपर जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उस पे। जब फर्स्ट टाइम यानी पहली बार इस पे वोल्ट जाएंगे तो कुछ सेकंड के लिए वोल्ट पास आउट करेगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग तुरंत ही फीडबैक वोल्ट पास आउट कर देगी इसको, आईसी को फीडबैक के लिए। जब भी इस पे फीडबैक जाएगा तुरंत आईसी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद ये क्या करेगा, ड्रेन पे डायरेक्ट वोल्ट पास आउट करना शुरू कर देगा। तो ड्रेन के ऊपर यहाँ पे हाई और लो की स्विचिंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी, जिससे पिन नंबर 3 के ऊपर ये वोल्ट जाएंगे, जिससे यहाँ पे ये एसएम जो हमारा ट्रांसफर होता है, जिसे हम फ्लाई बैक ट्रांसफर भी बोलते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद फिर ये वोल्ट क्या करेगा, रेगुलेट करना शुरू कर देगा। इस तरह एक तो इसकी वाइंडिंग बना दी हमने आउटपुट के लिए, दूसरी 2 वाइंडिंग जो बनाई गई है वो फीडबैक के लिए हमने और बाईपास के लिए बनाई गई है। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये हमारी है फीडबैक की पिन, सॉरी ये पिन नंबर 4, 2 और 4,
ये फीडबैक के लिए और ये हमारी यहाँ से बाईपास के लिए। तो ये दोनों पिन सेकेंडरी वाइंडिंग से जनरेट होके फीडबैक और बाईपास पिन पे आती है। जब भी इस आईसी के ऊपर फीडबैक का सिग्नल मिलेगा 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, जैसे ही आपने एडजस्ट किया वो डिपेंड करता है। जैसे हमने ये रजिस्टर और ये रजिस्टर लगाई है, ये फीडबैक को कंट्रोल यानी फिक्स करने का काम करती है। इस रजिस्टर में से अगर जैसे ही आप रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस होगी जो कि आपका आउटपुट है। तो फीडबैक के आधार पे ही ये आईसी आगे सेकेंडरी वाइंडिंग में काम करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 की बजाय 12 वोल्ट चाहिए तो मुझे ये फीडबैक दोनों रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा। इसकी एक फार्मूला होता है R2 R1, इसका एक फार्मूला, वो आप फार्मूला फॉलो करोगे तो उसी के आधार पे इसका आउटपुट आपको मिलेगा। इसकी एक सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन भी आती है कि अगर मैंने 13 ओम की और 885 ओम की अगर मैं रजिस्टर लगा रहा हूँ और इनपुट मेरे 5 वोल्ट है तो आउटपुट कितना मिलेगा अगर ये वोल्ट है तो वो आपको फार्मूला बता देगा कि इतने इतने रजिस्टर लगाने के बाद आपको 12 वोल्ट मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर आजकल बहुत ईजी हो चुके हैं। तो ये दो रजिस्टर हैं, इन दोनों रजिस्टरों को आपने फेरबदल करके 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट आप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये फीडबैक रजिस्टर दोनों ही है मेन जो होती है। तो ये बाईपास पिन है जिसके ऊपर एक पीएफ लगाया जाता है, एक रजिस्टर और एक डायोड लगाया जाता है जो यहाँ से वोल्ट आके ये बाईपास का काम करते हैं। बाईपास में इस आईसी को वापस वोल्ट दिया जाता है उसी बार बार ताकि ये रेगुलर उसी वोल्ट को रेगुलेट करता रहे। और जो सोर्स पिन होती है इसको डायरेक्ट किया जाता है ग्राउंड, क्योंकि जब भी मॉसफेट हम किसी भी स्विचिंग के लिए लगाते हैं तो सोर्स पॉइंट को जो हम ग्राउंड कर देते हैं, ड्रेन पॉइंट को डायरेक्ट एसएम ट्रांसफॉर्म के साथ जोड़ देते हैं और गेट के ऊपर हम ट्रिगर देते हैं ऑन और ऑफ का। जैसे ही हम ऑन ऑफ का ट्रिगर देते हैं तो मॉसफेट ही एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ट्रिगर देता है, एक बार नेगेटिव ट्रिगर देता है क्योंकि उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। लेकिन जब नेगेटिव ट्रिगर दिया जाता है पॉजिटिव को एक बार ड्रॉप आउट करता है। जैसे ये ड्रॉप आउट करेगा, जैसे ये हाई वोल्ट है, जब भी इस पे लो वोल्ट दिया जाएगा तो एक बार ये लो होगा, फिर ये ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, ये इस तरह स्विचिंग जनरेट होती है जो कि हमारे एसएम ट्रांसफार्मर के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर है उसको ऑन करने के लिए फ्रिक्वेंसी चाहिए जिसे हम हर्ट्ज बोलते हैं, जो कि हाई और लो रूप के अंदर होती है। तो हाई और लो क्या होती है फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एसी के अंदर होती है। मींस जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये इसको ऑन करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी यानी हाई एसी चाहिए जो कि फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर होता है। अगर हमारा आयरन कोर ट्रांसफार्मर होगा तो वो डायरेक्ट एसी से ऑपरेट हो जाएगा, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो फ्राइड कोर ट्रांसफार्मर होता है उसको ऑन करने के लिए हाई वोल्ट चाहिए। हाई वोल्ट कितने हो सकते हैं? कम से कम मैंने आपको पहले बताया है फ्लाई बैक जो बैक ट्रांसफार्मर ये ऑन होगा और सेकेंडरी में आगे वोल्टेज पास आउट करेगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है जो आईसी ऑपरेटिंग के समय वोल्ट लेती है और ऑन होती है। अब बात करेंगे जो फॉल्ट फाइंडिंग का, इसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो कौन कौन सी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये फीडबैक की दो रजिस्टर है जो 13 ओम की जिसे हम R5 और R6 बोलते हैं, इन दो रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। एक होती है R4 रजिस्टर और एक ये पीएफ, ये चीज मेन चेक करनी है। और उसके बाद चेक करना होगा 4148 यानी 41 से 48 का जो डायल लगा इसको चेक करना होगा। तो ये तो हो गए 5 पार्ट जो कि चेक करने हैं। और उसके बाद ड्रेन हिस्से में कौन कौन सा है, 4007 डायोड और 300 ओम के रजिस्टर जिसे R3 और R2 रजिस्टर है, इसको भी आपने चेक करना ओपन के लिए, क्योंकि रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होती। तो रजिस्टर जब भी आपने चेक करनी है तो ओपन के लिए चेक करनी है, क्योंकि शॉर्ट तो ऑलरेडी रजिस्टर होती है। क्यों होती है? जैसे हम ओम के अंदर कोई भी रजिस्टर चेक करोगे तो उसके अंदर बीप आएगी, लेकिन बीप कितने तक आएगी? 33 ओम तक रजिस्टर के अंदर बीप आती है, यानी 0 ओम से लेकर 33 ओम तक जो रजिस्टर होगी उसके ऊपर बीप आएगी। 33 ओम से जैसे ही रजिस्टर की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, जैसे 34 ओम हो जाएगी, 35 ओम हो जाएगी, तो उसके अंदर बीप नहीं आएगी, उसके अंदर वैल्यू आएगी। तो अगर बीप आ रही है रजिस्टर के अंदर तो ऑलरेडी रजिस्टर तो शॉर्ट होती है। जब भी आप रजिस्टर को चेक करो तो ओपन के लिए चेक करो, जहां वैल्यू शिफ्ट के लिए चेक करो। वैल्यू शिफ्ट मीन फॉर एग्जांपल रजिस्टर के ऊपर कलर कोड दिए गए हैं, वो फॉर एग्जांपल वैल्यू बनती है उसकी 10 किलो ओम की। अगर 10 किलो ओम की रजिस्टर आपको 15 या 20 किलो ओम शो करी है, मीन्स वो रजिस्टर खराब हो चुकी है, उसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। तो रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होती, या तो वो ओपन होगी जहां उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो रजिस्टर को आपने किस तरीके से चेक करना है
वो मैंने आपको बता दिया। तो ये 7 कंपोनेंट है आपने चेक करने के लिए कि ऐसी खराब है या सप्लाई खराब है या सही है। और उसके बाद लास्ट जो हमारा बचता है वो बचता है एक जिनेडाइट, जो कि 4.7 वोल्ट के लिए काम में लिया गया है। क्यों लिया गया? क्योंकि हमने इस आईसी से, इस सर्किट से 5 वोल्ट की सप्लाई पास आउट करवाई है। तो इसीलिए इसके अंदर जो कंट्रोलिंग वोल्ट कंट्रोल करने के लिए हमने जो जिग्नेडाइट लगाया गया वो लास्ट वोल्ट है 4.7 वोल्ट। 4.7 क्यों है? अब कईयों को क्वेश्चन भी ये होगा कि सर यहाँ पे 5 वोल्ट है, आपने 4.7 का लगाया। तो भाई इसका मेन काम है, ये 4.7 का लगाया है ना, तो इस पे 4.7 वोल्ट आ नहीं रहे, क्योंकि ये जो रजिस्टर लगाई गया ये पहले 2 वोल्ट ड्रॉप कर रही है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 7 वोल्ट हो जाएंगे ना यहाँ पे, तब ये जिन काम करेगा, क्योंकि उस पे तब जाके 5 वोल्ट पूरे होंगे। तो उतने वोल्ट को जो ड्रॉप आउट करता रहेगा और आपके 5 वोल्ट मिलते रहेंगे। तो जिनोडाइड का यही काम होता है ना, कि जो ओवर वोल्ट होता है वो ग्राउंड में शिफ्ट कर देता है, जितनी उसकी वैल्यू होती है उसके बाद वो वोल्ट ट्रांसफर करता रहता है वो। अगर मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए इसको यूज करने के लिए लगाया गया है, 5 वोल्ट चाहिए मुझे यहाँ पे, तो 4.7 का लगा दिया मैंने जिनोडाइड, तो 4.7 तक ये काम करता रहेगा। जैसे ही ये यहाँ पे 5 वोल्ट से ऊपर होंगे, 6-7 वोल्ट होंगे, तो 7 वोल्ट से जितने भी 5 वोल्ट से वोल्ट ऊपर है वो सभी को ये ग्राउंड कर देगा, यानी ग्राउंड में मिक्स कर देगा। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे 5 वोल्ट मिलता रहेगा। इसीलिए जिनोडाइड का प्रयोग किया जाता है वोल्ट को फिक्स करने के लिए। ये एक सेफ्टी फीचर है इसका। हाँ, जब ये जिनेडाइट खराब हो जाएगा तब अगर वोल्ट बढ़ेंगे तो उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। तब कंट्रोल करता है ये फीडबैक सिग्नल, क्योंकि जब भी सर्किट जो भी इसके अंदर ऊपर आपने डिवाइसेस लगाया हुआ, कोई भी सर्किट लगाया, तो वो थोड़ा सा लोड लेगा, उसी का फीडबैक एक्सेप्ट करेगी कि आगे सर्किट के अंदर कोई दिक्कत आ चुकी है, वो वोल्ट ओवर कर रहा है, तो ये फीडबैक सिग्नल चेक करेगा कि वही 5 वोल्ट मेरे जो फिक्स करवाएगा वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ड्रेन को सिग्नल भेज देगी, ड्राइवर सेक्शन को, और ड्राइवर ऑटोमेटिकली ड्रेन के वोल्ट को ड्रॉप आउट करेगा गेट के वोल्ट को, और गेट जब बंद होगा तो ड्रेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और ये पूरा पूरा जो एसएम ट्रांसफर है ये ऑफ हो जाएगा, और सेकेंडरी में वोल्ट जाने बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये काम करती है। तो ये तो है इस आईसी का पूरा ओवरव्यू। अब बात करूंगा मैं जो इसके अल्टरनेटिव नंबर है। अगर ये आईसी मार्केट के अंदर नहीं मिल रही है, आपके पास नहीं है, तो इसके ऑप्शन और कौन कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये देख सकते, इसके अंदर कौन कौन से नंबर है। LNK जो नंबर होता है इसके अंदर 603, 604, ठीक है, 605 और 606। जो मैंने 606 का टॉपिक करवाया लास्ट, क्योंकि इससे ऊपर भी है 603, 604, 605, 606, ये सभी सेम नंबर है। तो ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, और इसके अल्टरनेटिव नंबर दूसरे कौन से होंगे, वो है LNK 613, 614, 615 और 616। तो ये अलग अलग क्यों करवा रहा हूँ, अलग अलग कराने का मकसद ये होता है कि ये वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से ये आईसी मार्केट के अंदर आती है। अब इनमें से कोई भी आईसी एक खराब हो जाए तो एक दूसरे पे लगा के आप यूज कर सकते हैं, पिन डिटेल सेम है, सारा कुछ सेम है, आप ये आईसी लगा के यूज कर सकते हैं। लेकिन वाटेज जो कैपेसिटी है सभी की अलग अलग है। अगर आप वाटेज कैपेसिटी को कंट्रोल कर लोगे तो वो सर्किट ऑपरेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लो वाटेज कैपेसिटी पे हाई आईसी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हाई वाटेज कैपेसिटी वाली लो आईसी लगाओगे तो प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कौन कौन सी वाटेज कैपेसिटी है, जो 603 वाली आईसी है, ये 603 है, ये है 2.5 वाट की, यानी इसकी रेंज जो है 2.5 वाट तक की है। इससे अबव वोल्ट यानी उससे अबव वाटेज कैपेसिटी इसके ऊपर जाएगी तो ये ऐसी काम नहीं करेगी, या ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। और जो 604 आईसी है वो है 3.5 वाट की, और जो 605 आईसी है वो 4.5 वाट की, और जो 606 है वो है 5.5 वाट की। अब हाई के ऊपर आप यानी 603, 604, 605 की जगह पे 606 आईसी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी, क्योंकि इसकी वाटेज कैपेसिटी ज्यादा है तो सर्किट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 603 की जगह पे
ये कम वाटेज है ना। 603 जो आईसी है 606 की जगह लगा दोगे तो सर्किट चल जाएगा। कब चलेगा? जब वो ओपन होगा, मींस उस पे लोड नहीं लगाया गया तो आईसी काम करेगी। जैसे ही आप उस पे लोड लगाओगे तो इसके अंदर एक एलईडी लगा होता है जो कि आउटपुट के अंदर लगा होता है कि जब ये आईसी ऑन होगी तो उसका आउटपुट हमें मिलने शुरू होगा, तब एक इंडिकेशन जो कि ऑन का हमें सिग्नल देता है। रेड लाइट लगे थे, ग्रीन लगे थे, वो ऑन हो जाती है। लेकिन जब इस पे लोड लगेगा, लो आईसी पे हाई का लोड लगे तो वो ट्रिप करने लग जाएगी, मींस वोल्ट ड्रॉप आउट करने लग जाएगी, मींस आउटपुट वोल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि हाई कैटेगरी वाली आईसी जो होगी, हाई वाटेज वाली, वो लो वाटेज पे काम करेगी। लेकिन लो वाटेज की जो कैपेसिटी की आईसी होगी वो हाई वाट पे जो सर्किट बना उस पे लगाएंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। लेकिन फिलहाल ये आईसी सभी सेम है, सेम पिन डिटेल के साथ। ठीक है जी, तो इनकी वाटेज कैपेसिटी मैंने ओपन फ्रेम और लोड फ्रेम दोनों के बारे में बता दिया। तो ओपन फ्रेम के बारे में ये देख लो, ये 3.3 है, ये 4.1, ये 5.5, ये 6.6। लेकिन जब लोड आएगा, काम करेगी ऐसी, तो वाटेज कैपेसिटी ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी क्योंकि अब उस पर लोड आ चुका है। तो ये था आईसी की पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो और आपने टॉपिक समझा हो तो सरोज कुमार जी, आज का जो हमारा टॉपिक था 606 आईसी, इसके मैंने आपको अल्टरनेटिव नंबर, इसकी वर्किंग, इसकी टेस्टिंग रह गई है। तो टेस्टिंग के लिए इस आईसी की टेस्टिंग के लिए क्या फार्मूला होगा, चेक करने का फार्मूला क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। इस आईसी को चेक करने का कोई झंझट करने की जरूरत नहीं। तो आईसी का चेक करने का मेथड ये है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। ये कोई भी आईसी है, यानी जो एलएन के आईसी, कोई भी एलएन के आईसी है, उसको चेक करने का फार्मूला है। तो उसको चेक करने का फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आपको मालूम है इस आईसी के अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट खराब होगा? मॉसफेट ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ही हाई जो स्विचिंग होती है उसके इंटरफेस में लगा रहता है मॉसफेट। तो ये जो मॉसफेट है ये हाई इंटरफेस के अंदर लगा होता है, यानी जो एसएम ट्रांसफॉर्म के साथ लगा हुआ जो कि स्विचिंग का काम कर रहा होगा, ये हाई यानी इंटरफेस के अंदर लगा होता है। तो जब भी ये खराब होगा तो यही मॉसफेट खराब होगा। जो आईसी का इंटरनल लगा तो वही खराब होता है। जैसे हम यूज करते हैं यूसी 3842 जो आईसी होती है, उस आईसी के अंदर एक आईसी 3842 से लगाई होती है, एक हमारा मॉसफेट या एफईडी लगाया होता है 1060 जहाँ मॉसफेट लगाया होता है। तो वो मॉसफेट जब भी खराब होगा तो आईसी भी खराब होगी। तो सबसे पहले खराब कौन सी चीज होती है? उसके अंदर मॉसफेट। जब भी कोई स्विचिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले वो मॉसफेट ही खराब होता है। तो मॉसफेट इसके अंदर भी है, तो ये भी इसके अंदर मॉसफेट है, ये आईसी के इंटरनल हिस्से में मॉसफेट है। तो इसको चेक किस तरह करते हैं? बिल्कुल सिंपल, जिस तरह हम एक मॉसफेट को चेक करते हैं। तो मॉसफेट की 3 पिन होती है, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो जब भी हम मॉसफेट चेक करते हैं तो उसका कौन कौन सी पिन चेक करते हैं? ड्रेन और सोर्स पिन। तो ये है इसकी ड्रेन पिन और ये सोर्स पिन। ड्रेन और सोर्स क्यों चेक करते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक डायोड लगाया होता है। ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगाया जाता है, और डायोड की वैल्यू को अगर हमने चेक करना है तो वो किस तरह करते हैं वो आपको मालूम है कि जिस तरफ ये लाइन लगाई जाती है वो कैथोड है और ये दूसरा हिस्सा जो एनोड होता है। अब इस डायोड को हमने चेक करना है मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट कर लेना है। अगर किसी के पास जो मल्टीमीटर है उसके अंदर बीप की रेंज नहीं है तो वो डायोड की रेंज में रख के चेक करें। लेकिन कई मेरे भाई, मुझे एक क्वेश्चन भी आया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझसे कहा था कि सर जो आपकी टेस्टिंग होती है वो गलत है, क्योंकि एनोड और कैथोड को चेक करने के लिए ब्लैक और माइनस अलग होती है। तो मैं समझ गया था उनकी बात। तो जिन्होंने ये कमेंट किया था उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनालॉग मीटर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर पिन डिटेल उल्टी चेक होती है, यानी उल्टी चेक होती है। मींस इसके अंदर अगर मैं रेड से चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप ब्लैक से चेक कर रहे हो, तभी उसकी रीडिंग आई। तो ये एनालॉग मीटर की अगर आप एनालॉग मीटर से चेक करो तो रीडिंग जो आपकी ऑपोजिट आएगी, गलत आएगी। तो इसलिए अगर आप किसी भी कंपोनेंट की रीडिंग सही से चेक करना चाहते हो तो आप चेक कीजिए डिजिटल मल्टीमीटर से, ताकि एक आसानी हो आपको उसकी पिन को पहचानने के लिए, उसके वोल्टेज को, उसकी फ्रिक्वेंसी को, कि उसकी कितनी वैल्यू आ रही है। तो वो अच्छा काम है। एनालॉग से मीटर से मेरे भाई जो मुझसे भी पुराना काम करते हैं तो वो एनालॉग मीटर से चेक करते हैं।
तो चलो अब टॉपिक पे बात करते हैं इस आईसी को चेक करने के लिए। तो इस आईसी को चेक करने के लिए आपको पता है कि हमें मॉसफेट किस तरह चेक करते हैं, ड्रेन और सोर्स। ड्रेन और सोर्स के अंदर क्या लगाया जाता है, एक डायोड लगाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, अनोड और कैथोड। अब आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है। तो ये कैथोड है, ये है नेगेटिव पिन, अनोड होती है पॉजिटिव, मींस यहाँ पे ब्लैक प्रोब और यहाँ पे रेड प्रोब। तो अब इसकी अगर मैं वैल्यू चेक करूंगा तो इसकी एक साइड वैल्यू आएगी, दूसरी साइड नहीं आएगी। अगर इस डायोड की दूसरी साइड वैल्यू आ रही है तो ये डायोड खराब है। अगर एक साइड वैल्यू आ रही है वो कितनी, लगभग 500 से लेके 550 के करीब, तो ये ओके है। तो ये डायोड की वैल्यू होती है सोर्स और ड्रेन के अंदर, और सोर्स और ड्रेन ये आपके सामने ये रहा और ये रहा। तो इसके ऊपर अगर किसी को नहीं पता है कि ये एन चैनल है या पी चैनल है, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपने इसकी एक साइड वैल्यू चेक करनी है। अगर इसकी एक साइड वैल्यू आ रही तो ओके। तो कईयों क्वेश्चन है सर एक साइड किस तरह चेक करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। मैंने मल्टीमीटर को क्या किया है, बीप की रेंज में सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ डायोड की रेंज में, वो आपकी मर्जी है, बीप की रेंज में सेट किया। यहाँ पे मैंने पहले लगाई रेड प्रोब, यहाँ पे लगाई ब्लैक प्रोब। इसकी वैल्यू नहीं आ रही है, जीरो वैल्यू आ रही है, मीन वैल्यू नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, मल्टीमीटर को यहाँ पे रेड लगाई थी, यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्लैक प्रोब, यहाँ पे रेड प्रोब, यानी यहाँ पे लाल तार मल्टीमीटर की, यहाँ पे काली तार। अब वैल्यू आनी चाहिए। अगर इस तरह वैल्यू लगाने, अगर अब भी वैल्यू नहीं आ रही है तो ये आईसी खराब है, मीन्स ओपन हो चुकी है। या अब लगाने के बाद बी पर है तो भी आईसी खराब है। अगर एक साइड लगाने पर इसकी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 550 से लेके 500 के करीब आ रही है, तो ये आईसी ओके है। कई बार 450 भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ओके होती है। क्योंकि मीटर की कई बार बैटरी वगैरह लो होती है तो भी वो वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको थोड़ा सा कम ज्यादा करता है, 10-12 ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 550 से लेके 500 से 550 के करीब अगर एक साइड ड्रेन और सोर्स की वैल्यू आ रही है तो ये ऐसी ओके है। अगर दोनों में से बी पर है तो भी ऐसी खराब है, दोनों तरफ वैल्यू नहीं आ रही तो भी खराब है। तो ये फंडा किसी भी जो हमारी आईसी है, कौन सी, जो कि एल एन के जो आईसी है, तो कोई भी आईसी है लेकिन उसकी ड्रेन और सोर्स की पिन आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह बिल्कुल आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आईसी सही है या खराब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो सरोज कुमार जी, आज का जो हमारा टॉपिक था LNK 606 पीजी मॉडल आईसी, तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल, वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल बता दी है, अल्टरनेटिव नंबर भी बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप दिल से कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम, उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। और उसकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रह गया तो आप कमेंट कीजिए। अगर और भी किसी आईसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उस आईसी का नाम, उस आईसी की टोटल पिन और अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए, तो उस पर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी। मेरे पास काफ़ी पाकिस्तान से भी कमेंट आए थे, बांग्लादेश से, नेपाल से, लेकिन जो बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया से, थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज जो जो वो कमेंट करते हैं किसी आईसी के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा उनका पढ़ता नहीं लगता क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो मैं ट्रांसलेट से उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ उसी के अंदर टॉपिक बनाया जाए, और मैं इसके अंदर अब मल्टी जो लैंग्वेज है वो भी ऑप्शन जो एक्टिवेट हो चुका है यूट्यूब की तरफ से, तो आप इसके अंदर सीसी सिस्टम जो होता है उसके आधार पे आप उसको ऑपरेट करके आप जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो अपनी लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, LNK 606 पीजी मॉडल आईसी, जो कि 7 पिन की आईसी होती है, डाटा शीट के हिसाब से 8 पिन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।